बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र सबसे पहले कश्मीर के हालात और हालात में टारगेट किलिंग के वाक़ात। टारगेट किलिंग का एक और वाक़ा जिससे हम कुल मिला के कहें तो इस साल में 25वां वाक़ा पेश आया है और ये आज पेश आया है। बिजबेहरा अनंतनाग जुरपोरा और बिजबेहरा अनंतनाग के जुरपोरा में दारा शिकवा पार्क के नज़दीक बाद दोपहर टारगेट अटैक का पहला वाक़ा आज दिन का। और इस वाक़े में आपको बताएं जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता एक एसपीओ शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ है। गुलाम कादर नामी ये एसपीओ अपनी ड्यूटी दे रहा था कि इससे नज़दीक से गोली का निशाना बनाएगा। वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ और उसे ज़ख्मी हालत में फ़ौरन अस्पताल पहुँचाया गया। अभी उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है, जो आखिरी खबरें हमें मिली हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद फोर्सेस के एडिशनल ट्रूप्स को यहाँ पे लाया गया और उसके बाद जो तलाशी कार्रवाई है वो शुरू की गई। पिछले 24 घंटों में ये दूसरा वाक़ा है और इससे पहले का वाक़ा आपको बताएं 2 माह के बाद, तकरीबन 2 माह के बाद टारगेट किलिंग का एक और वाक़ा बांडीपोरा के सादनारा, सुंबल बांडीपोरा के सादनारा इलाके में कल रात को पेश आया था। उसकी तफसील आपको बताते चलें। ये बांडीपोरा का अस्पताल है और इस बांडीपोरा सादनारा में कल रात गैर गए करीबन 19 साल का एक गैर रियासती मजदूर गोलियों का निशाना बनाया जाता है। और ये गैर रियासती मजदूर का वाक़ा कश्मीर में कल रात को 24वां वाक़ा था। आज एक के वाक़े से 25वां वाक़ा है जो निशाना बनाया गया और अब तक ऐसे वाक़ात में 25 अफराद मारे जा चुके हैं। इस साल 25 के करीब जो लोग हैं वो इस तरह के टारगेट किल में मारे जा चुके हैं, जिनमें 12 फोर्सेस के एहलकार हैं, 9 आम शहरी हैं, 3 सरपंच हैं और एक पंच भी इनमें शामिल है। और आपको कल रात का वाक़ा बताते चलें, करीबन 19 साल का मजदूर मोहम्मद अमरीक जो बिहार का रहने वाला था, सादनारा में अपने किराए के कमरे में था और यहाँ रात 1 बजे के करीब गोलियों का निशाना उससे बनाया गया। ज़ख्मी वो उसे फौरी तौर पे अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उसकी मैयत को ज़रूरी तिबी और कानूनी लवाजमात के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल में बाद में लाया गया। और यहाँ इस वाक़े के पस मंज़र में उसके भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात को उसने अपने भाई मोहम्मद अमरीक को खून के तालाब में पड़ा हुआ देखा। उसने बताया कि 12:20 पर रात को उसको दूसरे भाई ने जगाया और बताया कि फायरिंग हो रही है और मरीख जो उनका भाई था वो उसके पास नहीं है। उन्होंने खुद सोचा कि शायद वो बैतुल-खुला वगैरह गया हुआ है, लेकिन जब उन्हें चेक किया तो उसे बाहर खून में लथपथ देखा। बाद में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के साथ रब्ता कायम किया और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और आपको नाज़रीन बताएं, जो जम्मू कश्मीर में इस 6 महीनों के दौरान जो 25 वाक़ात हुए हैं, इन वाक़ात में से 6 का ताल्लुक जो है वह अक़लियती बरादरी से भी है और इनमें एक कश्मीरी पंडित मुलाजिम, एक राजपूत कश्मीरी हिंदू और जम्मू के 2 गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन भी हैं, एक खातून भी है, राजस्थान का एक टीचर भी है, बिहार का इससे पहले भी एक मजदूर का वाक़ा पेश आया है। और आपको बताएं कि 7 पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग्स पे भी मारे गए हैं और टारगेट किलिंग के वाक़ात में 2 सीआरपीएफ एहलकार भी, 2 रेलवे पुलिस का और एक ऑफ ड्यूटी जवान जो है वो इस साल टारगेट किलिंग में मारा गया है। पहला टारगेट किलिंग का वाक़ा या टारगेट अटैक का माफ़ कीजिएगा, मैंने किलिंग का वर्ड यूज़ किया। टारगेट अटैक का पहला वाक़ा 29 जनवरी 2022 को हुआ था और जनवरी में 1 टारगेट किलिंग हुई थी, मार्च के महीने में 8 टारगेट किलिंग हुई हैं, अप्रैल में 5 हुई हैं, मई में 7 हुई है, जून में 3 वाक़ात हुए हैं और 24 टारगेट किलिंग के हमले जो हैं जिनमें 25 अफराद मारे गए हैं, इनमें से 10 जनूबी कश्मीर से, 11 सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर बडगाम गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से और 3 शुमाली कश्मीर से वाक़ात पेश आए हैं। कश्मीर की किलिंग, टारगेट किलिंग और कश्मीर में अक्सर क्या इन किलिंग्स के बाद जो गैर रियासती मजदूर हैं उनके मारे जाने पर खामोशी क्यों, ये सवाल है। नजम साकिब, हम उनसे बराह रास्त रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नजम साकिब पीडीपी के जवान लीडर, बहुत शुक्रिया नजम। कल रात को वाक़ा पेश आया, गैर रियासती मजदूर पेश यहाँ पे आया, क्या ये जो है इससे दूरियां तो नहीं बढ़ेंगी और ख़ास तौर पे जो कश्मीरी लोग बाहर की रियासतों में जानना चाहेंगे उन पे असर नहीं पड़ेगा, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में नहीं होंगी, जो गैर रियासती जो कश्मीर के जो लोग हैं जो बाहर की रियासतों में? देखिए, सबसे पहले दिल दहलाने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई दिन नहीं है जहां हम अकाउंटेंट ऑफ डेथ
हमें बनना नहीं पड़ता है, जहां खून रेजी नहीं होती है, जहां जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन है वो खून से लथपथ नहीं होती, ऐसा कोई दिन नहीं है। अभी आपने कुछ दिनों पहले कुलगाम में देखा जहां एनकाउंटर हुआ और सिविलियन एक मजदूर मारा गया, उससे पहले आपने इतने सारे एनकाउंटर्स देखे, रोज सिविलियंस, 200 के करीब सिविलियंस मुझे लगता है चंद एक सालों में जो है वो मारे गए। तो ये एक सिलसिला जो है, ये जम्मू कश्मीर का एक चेकर्ड हिस्ट्री जिसे कहते हैं, दागदार एक हिस्ट्री है, तो वो कंटिन्यू चल रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले को अगर आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू मानेंगे, सिर्फ एक छोटा जो है जहां पुलिस बढ़ाएंगे, आर्मी बढ़ाएंगे, उससे कोई मसले मसाइल हल होंगे, तो हम बार बार ये कहते हैं इन चीजों से ये होने वाला नहीं है। और वो तो बात आज अयां हो गई है कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंस के बाद भी अमरनाथ ऑलरेडी यहाँ पे 6-7 लाख 8 लाख फोर्सेस थे, अमरनाथ यात्रा के लिए 2-2.5 लाख फोर्सेस और लाए गए, उसके बावजूद भी आपने देखा रजौरी में हमले, उसके बाद आपने देखा टारगेटेड किलिंग्स कंटिन्यूस। नजम मैं तो बट ये अफसोसनाक ये बात है कि इसमें सिविलियंस जो मारे, देखिए ये बाहर वाले सिविलियंस जो यहाँ आते हैं काम करने के लिए, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो मईशत है हमारी, कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ आते हैं, हमारी मदद करते हैं। नजम आप तक आवाज मेरी आ रही है? 19 साल का नौजवान बेचारा मजदूर, गरीब आदमी, ये मजदूरी करने के लिए कश्मीर आया हुआ था। और फिर आपको मेरा आज आपको इस प्रोग्राम में लाने का मुद्दा यही है कि यहाँ राहुल पंडित की किलिंग हुई, ह्यू एंड क्राई मचाया। यहाँ पे लाल चौक में किलिंग हुई, एक पंडित भाई की ह्यू एंड क्राई मचा, नॉन मुस्लिम्स की ह्यू एंड क्राई हुई, 2 मुस्लिम्स की टारगेट किलिंग इस महीने में हो चुकी है। मुस्लिम्स जो पुलवामा में थे, गैर रियासती थे, वो इंसान है, वो हिंदू है या मुसलमान है, इंसान है, उस पर कोई ह्यू एंड क्राई नहीं। आज कोई किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल लीडर का स्टेटमेंट नहीं, कोई ऐसा नहीं इस किलिंग को रोकथाम को बंद कराने के लिए। बंद तो आप करा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट एज ए इंसान हमारा एक हक बनता है कि हम इसकी मजम्मत करें, हम कंडेम करें और हम उनको बता दें जो ये कर रहे हैं कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इनका कश्मीर की न सियासत से वास्ता है, न कश्मीर के हालात से। गरीब मजदूर को मारा जाना, इस पे कोई सी भी सियासी जमात का कोई रद्द-ए-अमल आज इतना नहीं देखने को मिला। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सिलेक्टिव कंडेमनेशन का जो माहौल आजकल चल रहा है हमारे मुल्क में, वो नहीं होना चाहिए। जान जो है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी मिल्लत से हो, कोई भी कल्चर से हो, तमद्दुन से हो, तहजीब से हो, जान तो आखिरकार इंसान की ही है और सबका खून जो है एक ही है। तो बट ये मुल्क में एक आज ऐसी फिजा चल रही है कि आपने वो नजम, ये फिजा मुल्क में चल रही है, यहाँ पे भी आपने चलाना शुरू कर दी? यहाँ पे भी सियासी लीडर हम देखिए, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम जो है सिलेक्टिवली कोई किलिंग जो है उसको कंडेम करें। हम हर एक किलिंग की, हम तो वायलेंस के खिलाफ है। हम बार बार जहां पे भी जाते हैं, हम जम्मू कश्मीर में एक बात ये बोलते हैं, जहां पे भी तकरीर, सियासी तकरीर हो, कि वायलेंस जो है, गन का इख्तियार, उससे कोई जम्मू कश्मीर का भला होने वाला नहीं। तो ये तो कोई बात ही नहीं। देखिए आप आम इंसान को 17 साल का, जैसे आपने कहा, बच्चा, नौजवान हमारी मईशत संभालने के लिए यहाँ आया है, हमारी जो है हाथ बटाने के लिए जो है हमारे लिए यहाँ काम कर रहा है, बेचारा मजदूर पेशा है, सिविलियन है, उसकी वो उसकी क्या खता है कि वो बाहर से यहाँ आए। अब देखिए, बट इसमें भी हुकूमत का एक पहलू जो है जिसपे हमें बात करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो बार बार फेयर ऑफ डेमोग्राफिक चेंज लोगों में डाला जा रहा है, जिसे आज बार बार इसको ड्रिल किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, आप वल्नरेबल हो, आपकी डेमोग्राफी चेंज की जाएगी, आपको जो है आपकी जो सारा जो नक्शा है, जो खाका है जम्मू कश्मीर का, उसको हम तब्दील करेंगे, चाहे वो डिलिमिटेशन के जरिए करे, चाहे वो बाकी बाहर वाले के जो है मस्किनदार उनको यहाँ पे बसाने की। तो एक बाज़ाब्ता तौर पे कैंपेन खुद चलाई, देखिए किसी शरपसंद अनासिर ने नहीं चलाई, ये खुद गवर्नमेंट ने और सिस्टम ने चलाई, जहां पे उन्होंने पहले डोमिसाइल्स की जो है उससे पहले बात की, फिर जॉब्स को बाहर वालों को। अब मसला ये है कि हमें इफ्स और बट्स में नहीं जाना है और हमें एक्सक्यूज में नहीं जाना है, बट इस जो किलिंग्स हो गई है उस पे जो है हम यकजहत होके, एकजुट होके सारे ये कहे कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली कंडेमेबल, एब्सोल्युटली कंडेमेबल है। बहुत शुक्रिया नजम साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए।
कश्मीरी मुनफरिद कौम है और कश्मीर की मुनफरिद कौम का बाबा आदम निराला है। और इस बाबा आदम के निराली वाली कौम ने हमेशा से तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आज भी आवाज़ उठानी है। ये गैर रियासती मजदूर ना इन्हें कश्मीर की सियासत से कोई मतलब है, ना इन्हें कश्मीर के हालात से है। ये एक उम्मीद लेके कश्मीर आते हैं। ये कम अज़ कम बाहर की रियासतों में से जो लोग कश्मीर आते हैं उनको पहला ये एक दिमाग में एक इमेज होती है कि कश्मीर में 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मुसलमानों का मजहब है कि वो किसी बेगुनाह को नहीं छेड़ते। और जिन्होंने आज ये किया है वो इस्लाम के खिलाफ हैं। सबसे पहले इस्लाम किसी भी शख्स को मारने की इजाज़त नहीं देता है और उसके बाद वो कश्मीरियों के खिलाफ हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। चाहे जो भी कर रहा है हम जानते नहीं हैं, अक्सर हम नामालूम बंदूक बरदारों के खाते में इसको दर्ज कर देते हैं, लेकिन जो भी ये है ये हमारी कौम का दुश्मन है और ऐसे अफराद जो है इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस दुनिया में भी मिलेगी और उस दुनिया में भी मिलेगी और एब्सोल्युटली नॉट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। कोई कश्मीरी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज थोड़ी सी चुभन सुबह सुबह से हो रही थी, कोई सोशल मीडिया पे, कोई टीवी डिबेट में कहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी कि ये कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर मारा गया, जो बाद में आज अपना वापस इनकी मैयत को ले जाने के लिए अपील कर रहे थे। और शुक्रिया बांडीपुरा के उन लोगों का जिन्होंने लोकल लेवल पे जमा होकर इनको खर्चा दिया वहां पहुंचाने का। अगरचे डीसी बांडीपुरा डॉक्टर वैस ने बताया कि सरकारी सतह पे भी इंतजाम किए जा रहे हैं और उन्हें सरकार रेड क्रॉस से भी मदद कर रही है, रेड क्रॉस का जो फंड होता है। लेकिन ओवरऑल बांडीपुरा की मुकामी आबादी ने भी बहुत आज रोल अदा किया। लेकिन हम जरा सुनते हैं वाकई में इस जो आज मारा गया उसके भाई ने क्या बताया इस वाक़े के बाद, और उसके साथ साथ इम्तियाज अहमद परे जो कांग्रेस के लीडर है वहां के, उन्होंने इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल के साथ जाहिर किया और यासिर ऋषि ने भी आज इस वाक़े पे अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। दोनों इस इलाके के रहने वाले। जरा उन तीनों का हम साउंड बाइट सुनते हैं। मोहम्मद तमजीद मेरा नाम है और मेरा भाई है मोहम्मद अमरेज। और 12:22 के जब हम जगे थे 2 फायरिंग हुआ। उसके बाद मेरा छोटा भाई बोला कि भाई नहीं है आप सोया हुआ। हम बोले बाहर देखो। बाहर जब गया और जीने पे उसको 3 गोली लगा हुआ था, फिर खून भी बहुत सारे बह गया था। फिर हम आर्मी वाले को फ़ोन किया, फिर वो आया, फिर उठाया, फिर हाजन लेकर आया। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, फिर आया सुमल आते रास्ते में उसका डेथ हो गया। मोहम्मद अमरेज। देखिए, हम समझते हैं कि ये इंसानियत का कत्ल है। एक मजबूर, कमजोर और मजदूर आदमी को मारना ये इंसानियत शर्मसार होती है। हम समझते हैं कि इस तरह के वाक़े ना होने चाहिए। था कि इनको कोई मदद की जरूरत है, डेड बॉडी भेजने के लिए, इसलिए आया था यहाँ पर। तो हमसे जो हो सकेगा भी कोशिश करेंगे। बाकी ये काबिल मजम्मत है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए। मजदूर तबका है, गरीब तबका है, पेट पालने के लिए आ रहे हैं। यासिर ऋषि, इम्तियाज परे और मारे गए उस नौजवान के भाई जो उत्तर प्रदेश से, जो बिहार से कश्मीर आया था, उम्मीद लेके आया था। 19 साल का नौजवान, 19 साल का बच्चा, हम इसे कह सकते, नौजवान नहीं कह सकते हैं, सरकारी तौर पे 18 साल का बालिग होता है, लेकिन 19 साल में भी वो खल्लड़कपन होता है, वो खलंडरापन होता है। और 19 साल के इस बच्चे को न जम्मू कश्मीर की कोई सियासत से वाबस्तगी थी, ना यहाँ हालात से। और हो सकता है अगर कहीं कश्मीर के हालात में फायरिंग वगैरह होती हो या वैसा हो, ये भी तमाशा देखने निकला होगा, क्योंकि इस उम्र में तमाशा देखने की। और इसको मारे जाने पर अफसोस होता है, दुख होता है कि मेरे कश्मीर में, हमारे कश्मीर में इस तरह के वाक़ात में जो हो रहे हैं ये काबिल अफसोस है। तनकीद इस वाक़े पे, अफसोस करना बड़ी बात नहीं है। इस वाक़े पे हमें उन लोगों को बताना है जो ये कर रहे हैं कि आइए फिर एक ही बार सबको ख़त्म कर दीजिए। फिर यहाँ कश्मीर को पिरवर कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ और नाम दीजिएगा। ये पिरवर कहना, ये वलियों और हमारे बड़े बुजुर्गों की सरजमीन कहना, ये अच्छा नहीं लगता है। बहुत दुख होता है हमारी सरजमीन पे इस तरह के वाक़ात उम्मीद लेके वहाँ से आते हैं। और इसका साफ जाहिर है, फिर कश्मीरी कहते हैं कि हमें पिटाई की गई, वहाँ पे ये हुआ, दूसरी रियासत में हुआ। इसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी इसके पीछे के क्या महरक़ात हैं, बहुत से महरक़ात हो सकते हैं। हो सकता है इसके पीछे की सियासत हो सकता है इसके पीछे कोई और खेल खेल रहा हो। कश्मीर एक लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री में बहुत से खिलाड़ी हैं, बहुत सा खेल खेला जाता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और पहलू है,
और वह यात्रा खुश असलूबी के साथ अंजाम दी गई और अंजाम पाई। और इस यात्रा के दौरान आज बाज़ाब्ता तौर पर खुश असलूबी से अंजाम देने के बाद श्रीनगर में के राजभवन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पूजा हवन की और इस पूजा के दौरान यात्रा के खुश असलूबी के अंजाम दिए जाने पर आज उन्होंने दुआ भी की और जो मजहबी रसूमात हैं वो भी अदा की। श्रीनगर के राजभवन में मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया से बात की और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस साल 3,65,000 यात्रियों ने गुफा के पवित्र गुफा मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा की तादाद है। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 3,65,000 यात्री जो आए और ये आदाद शुमार पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा हैं। बादल फटने की वजह से उन्होंने बताया कि यात्रा 3 दिन तक मुअत्तल रही, ताहम सिक्योरिटी फोर्स की कोशिशों से NDRF और दूसरी जो एजेंसीज हैं यात्रा को जल्द 3 दिन में ही बहाल किया गया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान भर से कश्मीर यात्री जो हैं वो आए और शिवलिंगम के दर्शन किए। 44 दिन की यात्रा के मुद्दत के दौरान मौसम 20 दिन तक कह सकते हैं कि खराब भी रहा और श्राइन बोर्ड के अलावा SDRF और NDRF की टीमों को यात्रियों के लिए मौसम की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी। इस साल यात्रा निवास में सहूलियात जो थी उनमें यात्रियों को ठहराने की गुंजाइश 70,000 से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई थी। और उन्होंने बताया कि अब की बार RFID जो चिप्स लगाए गए थे वो यात्रियों पर जो नज़र रखने के लिए चिप्स दिए गए थे उसका बड़ा फ़ायदा रहा, उसका अच्छा एक किरदार रहा। और उन्होंने बताया कि इस दौरान यात्रा के दौरान एक बच्ची गुम भी हुई थी, लेकिन इस RFID चिप की मदद से उसे चंद मिनटों में ही ट्रैक किया गया। मजमूई तौर पर यात्रा पुरअमन रही। बालथल, सोनमर्ग और पहलगाम और दोनों में जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे या जितने बेस कैंप हैं वहाँ पे जो ज़ायरीन थे उन्होंने इंतज़ामिया के रोल की सर्वे का इंतज़ामिया का जो है उसको इत्मीनान बख्श भी करार दिया और सभी फोर्सेस का आज उन्हें शुक्रिया भी अदा किया। पहलगाम, बालथल और चंदनवारी के मुकामी लोगों का भी उन्हें शुक्रिया अदा किया, कश्मीरियों का भी शुक्रिया अदा किया। और यात्रा यहाँ पे एक उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या यात्रा से अब की बार सयाहों में की आमद जो कश्मीर एक्सपेक्ट थी उसमें कोई कमी हुई है, तो मनोज सिन्हा ने बताया कि सयाहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। मनोज सिन्हा को ही सुनते हैं। आप सबके संज्ञान में है कि 30 जून आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में है कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, उस सब के नंबर्स आ जाते थे कुल दर्शन। अमरनाथ यात्रा और इसके साथ साथ कश्मीरी पंडित इस यात्रा के साथ जुड़े रहते हैं और अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में भी आज कश्मीरी पंडितों की ने एक खसूसी पूजा भी की। अक्सर ये पूजा यहाँ पे की जाती है और इस पूजा में ये कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर हुई जो यात्रा हुई और कश्मीरी पंडित रिवायती तौर पे ये पूजा जो है वो इस और यहाँ हवन किया जाता है और ये हवन आज बिजबिहाड़ा में हुआ। ये जो यहाँ छोटा अमरनाथ का थजवारा में स्थापन है, ये अमरनाथ यात्रा की तरह ही यहाँ पे हर साल में जो है जो नाग आपने यहाँ पे देखा है, इसके अंदर जो शंकर भगवान की प्रतिमा है ये खुद ब खुद यहाँ पे उत्पन्न होती है और इसमें हजारों साल से जो है इस हवन को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। बड़े सालों से ये हवन यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि पंडित बरादरी के साथ मुसलमान बरादरी भी जो है इसमें साथ रहती है। उनके जितना भी सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए या दूसरा जो सपोर्ट होता है वो इसमें कश्मीरी मुसलमान जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ मिले रहते हैं। ये कश्मीर है।
हमने पहली खबर आपको बताई, वो भी कश्मीर था, ये भी कश्मीर है। लेकिन आपको बताएं कश्मीर में कई और मामला थे। हमारी सरकार जो है वो कितने दावे करती है। एक दावा तो कल ही हुआ था और कल के दावे में सरकार ने बताया था कि 5 डॉक्टरों को रेफरल मामलात को लेकर खिलाफ वर्जी की गई है, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है और उसमें सरकार ने उन्हें कार्रवाई की है। सरकार ने कार्रवाई क्या की है कि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी है। और आज सरकार ने बाज़ाब्ता सर्कुलर निकाला और सर्कुलर में 4 नुकाती सर्कुलर सरकार ने जो निकाला उसमें यह बताया गया कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। लेकिन ये मुकम्मल पाबंदी सिर्फ सरकारी या ड्यूटी के औकाफ, सरकारी और ड्यूटी के औकाफ जो है उस दौरान रहेगी। और यहाँ पे 4 नुकाती जो पैराग्राफ सरकार की जीएडी ने ऑर्डर निकाला है उसमें यह भी बताया गया कि ये सर्विस रूल्स जो है, सर्विस कंडक्ट रूल्स है, उसकी खिलाफ वर्जी है और उस खिलाफ वर्जी समझी जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DHOs और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताया गया है कि इस पे सख्ती से अमल कराया जाए। लेकिन कल जो 5 डॉक्टरों की खिलाफ वर्जी का फैसला आया उसके बाद हमारे जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हम सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। सवाल पहला सरकार से यही है कि कल का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के साथ जो आपका जो ऑर्डर है, इसके साथ ही हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि क्या हमारे जो बीमार हैं, जो सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ख़ासतौर पे SMHS, सोवरा या जहाँ सर्जरीज होती है, और इन सर्जरीज के लिए डॉक्टर्स वहाँ पे अक्सर पेशेंट को 2 से 6 महीने की सर्जरी की डेट दे देते हैं, तो मजबूर करते हैं नहीं डॉक्टर वहाँ पे पेशेंट्स को कि वो जाएं प्राइवेट में सर्जरी कराएं। और फिर इस सर्जरी कराने के पीछे की कहानी भी हमें नजर आती है। सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, वो प्राइवेट अस्पताल में होता है, तो डॉक्टर कहीं न कहीं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल कराने और प्राइवेट क्लिनिक को फ़ायदा दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। और वजह है साफ, मुझे लगता है कि यहाँ मैकेनिज्म की कमी है। कोई हमें तो बताए कि ये डॉक्टर जो रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर तो आज तो सरकार ने बता दिया कि ऐसा होगा, उनके सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ वर्जी होगी। सरकार से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में पिछले साल कुछ खबरें आई, 100 करोड़ रुपए की गैर मियारी दवाई का स्कैंडल तब बताया गया था। क्या उस स्कैंडल में मुलविस अफराद में से किसी को सजा मिली? किसी डायरेक्टर, किसी डॉक्टर, किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछा गया कि ये जो दवाई का स्कैंडल है इसका क्या हुआ? और एक और स्कैंडल की बात भी करेंगे हम आज। CAG का एक और रिपोर्ट का खुलासा आपको बताते हैं। कश्मीर में CAG ने कल ही अपना रिपोर्ट दिया है, कंप्यूटर ऑडिटर इन जनरल का रिपोर्ट है, और इसमें बताया है कि 2020 के लिए जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट सरकार ने 29,230 करोड़ रुपए का रखा था, उसमें 32.2% की कमी देखी गई है। ये साल 2020-21 की बात है, अब 22 है। तो टैक्स पिछले साल कलेक्ट कम हुआ, तो क्या ये टैक्स की कलेक्शन कम होने से हम दोबारा बराह रास्त वो कशकोल लेने के लिए मजबूर नहीं है, हम हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है? हमारी जब सरकार बनी 5 अगस्त के बाद नया मामला बना, तब बताया था बहुत कुछ बदला जाएगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि न सरकारी इदारों की चाल बदली, न कोई जहद देखने को मिली। आज भी कछुए की चाल चलते हमारी सरकारी दफ्तर चलते हैं। राशन कार्ड बनाने को 3 महीने लग जाते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बनानी हो जो 4 मिनट में बननी चाहिए, उसमें 4 दिन लग जाते हैं। और अगर कोई यहाँ पे देखा जाए तो कोई अपनी ज़मीन का, जिसकी अपनी ज़मीन है, वो पटवारी से इंतखाब ले जाए तो एक तो उसको नकद देना पड़ता है, साथ में उसको 4 से 40 दिन लग जाते हैं। तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी और सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे हम ज़रा बात तो करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अभी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। कल मौका मिला सरकार तक बात पहुँचाएंगे कि क्या है ज़मीनी हालात और क्या है आपके कायदे और कानून में। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।